गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर करने वाले हैं। जी हाँ, वही वायुमंडल जो कि हमें इर्द गिर्द घेरे हुए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का संगठन क्या है और वायुमंडल की संरचना किस प्रकार होती है, क्या क्या परतें पाई जाती है, इन सारी बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है? अगर मैं इसे कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो आप पृथ्वी को एक बॉल रूपी संरचना में इमेजिन कीजिए। जैसे ही आप इसे इमेजिन करेंगे, मैं इसके ऊपर एक लिफाफा रख देती हूँ या फिर एक थैली रख देती हूँ। इस थैली या लिफाफे नुमा संरचना को ही वायुमंडल कहा जाएगा, जो पृथ्वी को या फिर बॉल को सारी तरफ से कवर किए हुए है। ठीक है, और यह बॉल पर किस प्रकार टिका हुआ है? ये बॉल पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा टिका हुआ है। तो यही आपका वायुमंडल है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, साथ ही साथ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा टिका हुआ है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं आपका वायुमंडल या फिर आपका लिफाफा किन चीजों का मिलकर के बना हुआ है, किन चीजों से मिलकर के संगठित हुआ है। मेनली ये 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है: गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। चलिए इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गैसेस के बारे में। तो गैसेस का टोटल हिस्सा वायुमंडल में 90 से 95% है। जी हाँ, और मेनली ये 4 प्रकार की गैसेस से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। दूसरा ऑक्सीजन, जो कि 21% पाई जाती है। तीसरा आर्गन, जो कि 0.93% पाई जाती है। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% पाई जाती है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन वनस्पतियों के जीवन और उनके विकास में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें श्वसन करने में, हम सारे जीव जंतुओं का श्वसन करने में, साथ ही साथ कोई भी चीज़ आप आग लगाते हो तो उसको जलाने में काम में आती है। आर्गन का प्रयोग बिजली के बल्ब को बनाने में काम में आता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आता है। यह प्रकाश संश्लेषण वही प्रकाश संश्लेषण है जिसके द्वारा पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब हमने गैसेस के बारे में तो बात कर ली है, अब जलीय वाष्प के बारे में बात कर लेते हैं। वायुमंडल का 0 से 5% हिस्सा यह जलीय वाष्प बनाती है। वहीं 0 से 5% का 90% हिस्सा धरातल से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। अब देख लेते हैं ये जलीय वाष्प पिक्चर में आया कहाँ से। इसके 2 बड़े बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है वाष्पित जल के कारण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण। वाष्पित जल, जितने भी महासागर, जितनी भी नदियां हैं, वहां पर सूर्य के ताप से ये जल वाष्पित होकर के वायुमंडल में पहुंच जाता है। दूसरा रीजन है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? जब भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो यह अधिक जल का निर्माण करते हैं। यह अधिक जल रंध्रों द्वारा या पत्तियों द्वारा उड़ करके जलीय वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाता है। वहीं ये वाष्पित जल बहुत सारी एक्टिविटीज, घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे बादल, वर्षा, ओस, जल वाष्प, और ये सारी की सारी घटनाएं आपके वायुमंडल या आपके लिफाफे में हो रही क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। चलिए आखिरी संगठन धूलकण या डस्ट पार्टिकल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जलवायु की दृष्टि से इनका बहुत ज्यादा महत्व है। साथ ही साथ ये सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में हमेशा तैरते रहते हैं। ये आते कहाँ से हैं? जब भी धूल भरी आंधियां चलती है या फिर जब पत्थर छोटे छोटे कणों में या मिट्टी में टूटते हैं तो इन बारीक बारीक कणों का निर्माण होता है, जो कि प्रकाश में हमेशा तैरते रहते हैं। यहाँ पर मैं एक तथ्य पे प्रकाश डालना चाहती हूँ। ये छोटे छोटे कण, ये छोटे छोटे धूल के कण क्या करते हैं? सूर्य की किरणों का हमेशा परावर्तन और प्रकीर्णन करते रहते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करते रहते हैं, जिसके कारण प्रकाश पूरी जगह पर अच्छे से फैल जाता है। इसी के कारण हमें आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो गोधूली बेला पर रेड ऑरेंज कलर की सनलाइट दिखाई देती है या आकाश में रेड ऑरेंज कलर दिखाई देता है, या फिर सनसेट को जो दूर दूर से लोग देखने आते हैं, वो भी इन धूल के कणों के कारण ही होता है। उनके
प्रकाश के परावर्तन और प्रकीर्णन करने के कारण ही यह संभव है। तो यह तो थी हमारे संगठन के बारे में बात। चलिए अब संरचना के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल की संरचना को भी सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ते हैं। वायुमंडल को लगभग 6 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। इन 6 परतों को अलग अलग होने का कारण भी क्या है वो भी जान लेते हैं। इसका प्रमुख कारण है तापक्रम और वायुदाब। जी हाँ, टेम्परेचर और वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होने के कारण ये जो लिफाफा है इसकी सब एनवेलप्स पाए जाते हैं या फिर वायुमंडल की डिफरेंट टाइप की परतें पाई जाती है। चलिए एक एक करके इसका नाम भी जान लेते हैं। आपके वायुमंडल में लगभग 6 लेयर्स पाई जाती है, 6 परतें पाई जाती है। पहला ट्रोपोस्फेयर या फिर शोभमंडल जो कि धरातल से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे पाया जाता है। दूसरा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर जो 18 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। तीसरा मीजोस्फेयर या फिर मध्य मंडल जो कि 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वहीं चौथा तापमंडल थर्मोस्फेयर जिसे विषम मंडल के नाम से भी जाना जाता है, यह पाया जाता है 80 से 640 किलोमीटर तक। अब 5वें नंबर पर आते हैं एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल जो कि आता है 640 से 1000 किलोमीटर तक। अब आते हैं छठे और आखिरी परत पर मैग्नेटोस्फेयर जिसे चुंबकीय मंडल के नाम से भी जानते हैं जो कि 1000 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फेयर शोभमंडल के बारे में। शोभमंडल धरातल से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा घनत्व परत है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंडेंस लेयर है हमारे वायुमंडल की। इसी के कारण इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। यह वायुमंडल के लगभग 75% भार लिए हुए है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज और घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का गरजना, तूफान, ओलावृष्टि, महावट इत्यादि। ठीक है। और इसके साथ साथ शोभ मंडल के बाद की परत आती है समताप मंडल, परंतु शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की परत को कहा जाता है ट्रोपोपॉज या फिर शोभ सीमा। चलिए अब दूसरी परत स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल की तरफ चलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स का उड़ना, विमान का उड़ना यहीं पर होता है। यहाँ पर लगभग ताप समान ही रहता है और 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई में यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। यह ओजोन परत एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। इसी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव होता है। चलिए अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें ओजोन लेयर को समझना होगा। ओजोन का निर्माण 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के होता है जिसे O3 के नाम से भी बोला जाता है। यह हमारी पृथ्वी के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह कार्य करती है और यह 2 प्रकार से कार्य करती है। पहली चीज, यहाँ पर तापमान बरकरार रख के टेम्परेचर मेंटेन करके यहाँ जीवन संभव करने का कारण भी ओजोन लेयर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये सूर्य की यूवीए और यूवीबी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, साथ ही साथ इन्हें सोख लेती है। यह यूवीए और यूवीबी किरणें हमें, पेड़ पौधों को और जीव जंतुओं को कैंसर जैसे हानिकारक रोग दे सकती है, इसीलिए इसे पृथ्वी पर आने से रोकना जरूरी है। चलो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ लेते हैं। कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जलवाष्प या फिर मीथेन जैसी गैसें टेम्परेचर बढ़ाने का, तापमान बढ़ाने का कार्य करती है। ये टेम्परेचर और तापमान बढ़ाने के लिए वायुमंडल के चारों ओर एक घेरा बना लेती है, जिसके कारण तापमान बढ़ने लगता है। चलिए अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प और इवन मीथेन जैसी गैसें वायुमंडल के चारों ओर एक घेरा बना लेती है, जिसके कारण वो प्रकाश को बाहर जाने से रोकती है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण ही जीवन संभव है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर 12 से 17 डिग्री मेंटेन रहता है और इसी के कारण समर्स में, मतलब गर्मियों में, शोभ मंडल की ऊंचाई भी बढ़ जाती है। यह गैसेस जब बाहर घेरा बना लेती हैं तो इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है कि जो ओजोन परत है जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करती है, इसमें छिद्र पाया जा रहा है। यह छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया है। साथ ही साथ इसका मुख्य कारण है
जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती कहाँ से है? यह हमारे एसी, एयर कंडीशनर, फ्रिज जो आप घर में यूज करते हो। तीसरी चीज फर्टिलाइजर, उर्वरक या फिर कीटनाशक से निकलती है। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण 4 चीजों से मिलकर के होता है: क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन और सल्फर। इसमें मौजूद क्लोरीन अणु जल वाष्प के साथ मिलकर के HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, जो कि ओजोन के अणु को तोड़ देती है। आपको पता है कि ओजोन 3 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर के बना है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद में यह O2 और O में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र बनता जा रहा है। ओजोन लेयर की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब नेक्स्ट परत के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे मीजोस्फेयर मध्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह मीजोस्फेयर 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत रेडियो तरंगों को अवशोषित करती है, वहीं उल्का पिंडों को नष्ट करने का कार्य भी करती है। इसी परत में सैटेलाइट्स भी घूमते हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है तथा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो कि वायुमंडल में मिलने वाला सबसे ज्यादा निम्न तापमान है। चलिए अब बात कर लेते हैं तापमंडल या फिर थर्मोस्फेयर के बारे में। यह परत 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ में बढ़ता रहता है। साथ ही साथ इस परत में बड़ी रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट किया जाता है और छोटी रेडियो तरंगों को अवशोषित किया जाता है। इस परत में बहुत सारे आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इस परत को आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस परत का प्रयोग पृथ्वी पर रेडियो तरंगों की सहायता से दूरसंचार सेवाओं के लिए भी किया जाता है। आवेशित कणों तथा रेडियो तरंगों के मध्य होने वाली क्रिया के दौरान ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इस परत की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल के बारे में। एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल 640 से 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है। यहाँ पर पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल से आजाद हो जाता है। इस परत के बाहरी क्षेत्रों में तापमान लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। चलिए अब हम सबसे आखिरी परत के बारे में जानते हैं। इसे मैग्नेटोस्फेयर या फिर चुंबकीय मंडल भी बोला जाता है। सबसे पहले इसके बारे में वैन एलन ने बताया था, इसलिए इसे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट भी कहा जाता है। यह परत 1000 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। इसी के साथ हमारा एटमॉस्फेयर वायुमंडल का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आई होगी। अगर आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को।